रियल एस्टेट किसी के लिए सपनों का महल होता है, किसी के लिए फ्यूचर का सेफ इन्वेस्टमेंट और किसी के लिए ब्लैक मनी को वाइट मनी बनाने का परफेक्ट स्टेज। हर इमारत के पीछे सिर्फ एक ईंट और सीमेंट नहीं, एक कहानी होती है, पैसों की, पावर की और प्लानिंग की, जो कभी दिखाई नहीं देती। सो हेलो एंड वेलकम टू मेरा चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है रियल एस्टेट रियल एनालिसिस सीरीज के दूसरे एपिसोड में। तो दोस्तों, हमने फर्स्ट एपिसोड में ये सीख लिया था अब तक कि रियल एस्टेट सेक्टर क्या होता है और किस तरीके से काम करता है और इसके अंदर क्या डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। तो अभी सीरीज के अंदर हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम दूसरे एपिसोड में आ चुके हैं। इस एपिसोड के अंदर हम समझने वाले कि वो क्या डिफरेंट मेथड्स है जिसके थ्रू हम लोग रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि हम जब भी किसी से पूछते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना तो हमें क्या करना चाहिए, तो वो ज़्यादातर ये हमें सलाह देते हैं कि आपको एक प्लॉट ले लेना चाहिए या एक फ्लैट ले लेना चाहिए या फिर आपको कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जबकि दोस्तों, रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर सिर्फ यही इन्वेस्टमेंट के वेज नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग तरीका बताऊं तो आप मात्र 100 रुपये के साथ भी रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, जबकि हम जानते हैं रियल एस्टेट सेक्टर कितना ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। तो दोस्तों, वो क्या ऐसा तरीका है जिससे आप सिर्फ 100 रुपये के साथ भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से तरीके हैं और कौन सा वाला बढ़िया है, कौन सा वाले मेथड के अंदर रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, किस में रिस्क ज़्यादा है, किस में इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कैपिटल जो है वो कम नीड होगी, ये वो सारे हम वेज और सारे मेथड समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हमारा रियल एस्टेट रियल एनालिसिस सीरीज़ के एपिसोड के अंदर ही कंटिन्यू होगा। तो दोस्तों, ज़्यादा ना घुमाते हुए मैं आपको सीधे चले चलता हूँ पॉइंट पर, यानी वीडियो के ऊपर। दोस्तों, मेरा नाम है समीर। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बताना चाहूँगा। जब भी हम एक रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमेशा हमारा जो रिटर्न है वो दो ही तरीके से जनरेट हो सकता है। सबसे पहला तरीका होता है हमारा कैपिटल एप्रिसिएशन का, यानी कि मान लीजिए आपने अगर कोई हाउस खरीदा है जिसकी वैल्यू आज 1 करोड़ रुपीज़ है और मान लीजिए 5 साल बाद उसकी वैल्यू जो है 5 करोड़ हो जाती है, तो ये जो 4 करोड़ का जो वैल्यू में इंक्रीज़ आया आपके हाउस में, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन। यानी कि आपने जो भी कैपिटल लगाया था उसके अंदर एप्रिसिएशन हो चुका है, अब उस घर को आप महंगे में बेच सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा, उसको आपने किराए पर चढ़ा दिया, आपने किसी टेनेंट को यानी किराएदार को वो घर दे दिया 35,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से। आपने उस घर को खरीदा था 1 करोड़ में और आपने हर महीने 35,000 का किराया उस पर लगाया, यानी कि साल का आप टोटल कमाएंगे 4,20,000 रुपये। तो अगर हम लोग 4,20,000 अपने साल के कमाएंगे, उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल उस घर की वैल्यू की, जो कि उस घर की वैल्यू 1 करोड़ में आपने लिया था, उस 1 करोड़ से हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हम परसेंटेज में वैल्यू उसको निकालते हैं तो निकल के आता है 4.2%। उसको बोलते हैं हम लोग रेंटल यील्ड, यानी कि आपके घर की वैल्यू के हिसाब से आप हर महीने जो भी इनकम कमा रहे हैं, जो रेंट के रूप में आपको मिल रहा है, उसका टोटल वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं और डिवाइड बाय उस घर की टोटल वैल्यू। इसमें पता चलता है उस घर का रेंटल यील्ड कितना है, यानी आप रेंट से उस घर से कितना कमा पा रहे हैं। ये एक बढ़िया मेथड है, इसके थ्रू हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनके रेंटल यील्ड कैसी है। जनरल जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो हम लोग रहने के लिए यूज़ करते हैं, उनकी जो रेंटल यील्ड होती है वो 3 से 5% के बीच में रहती है। और आपको 4% 5% के आसपास मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और आप उस प्रॉपर्टी के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। सो बेसिकली ये दो ही मेथड होते हैं कि आप एक प्रॉपर्टी से, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करा है तो आप उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, आप उससे रिटर्न कैसे कमा सकते हैं। तो वो दो ही तरीका है, या तो कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू आपको रिटर्न मिलेगा या तो दूसरा आपको रेंट के थ्रू मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या वो डिफरेंट मेथड्स है इसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम सबसे पहले मेथड की बात करेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी कि लंबे समय से लोग इसी मेथड का यूज़ करते हुए आ रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि ये बाइंग और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। यानी कि आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि आप रहने के लिए परचेस कर रहे हैं। अब ये जो रहने के लिए हम परचेस कर रहे हैं वो खुद के रहने के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग, यानी कि आप उसे पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई घर खरीदा और आपने उस घर को रेंट पे दे दिया, या मान लीजिए आपने घर नहीं तो आपने कोई विला खरीदा या कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट, कोई भी छोटा या बड़ा, अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग जब हम कोई प्रॉपर्टी लेते हैं जो कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, यानी रहने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं उसका, और आपने उसको दे दिया किसी को किराए के ऊपर, यानी आपने किसी टेनेंट को दे दिया कि आप हर मंथ उससे एक कैश फ्लो जनरेट कर पाए, जिसको हम लोग रेंटल यील्ड बोलते हैं। तो ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल मेथड है, इसके अंदर लोग यही करते हैं, एक घर खरीदते हैं या कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट, उसको खरीदते हैं और उसको किराए पर चढ़ा देते हैं। कई बार वो एक बार में पूरा उस घर को ही परचेज़ कर लेते हैं और कई बार वो थोड़ा सा लोन ले लेते हैं, थोड़ा डाउन पेमेंट कर देते हैं, और जब उसको किराए पर चढ़ा देते हैं तो जो किराया आता है उससे वो EMI भी भरते रहते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि उनकी EMI भी कंप्लीट हो जाती है और वो जो भी प्रॉपर्टी था वो उनके नाम भी हो जाता है। अगर हम इस मेथड की बात करें तो इसके अपने फ़ायदे हैं और इसके अपने नुकसान हैं। अगर इसके हम फ़ायदे की बात करें तो एक आपको टेंजिबल एसेट मिल जाता है, यानी कि आप प्रॉपर्टी हो जाती है जिसके ऊपर आपको गर्व होता है कि हाँ, मेरे पास एक ऑनरशिप, मेरे पास है एक घर की या एक प्रॉपर्टी की।
आपको हर महीने एक टेनेंट के थ्रू कैश फ्लो मिलता है, यानी कि सिंपल लैंग्वेज बोले तो आपको हर महीने एक रेंट मिल रहा है, जिससे आपको लगता है हाँ मेरे पास एक इनकम का सोर्स है जो कि मुझे हर महीने स्टडी इनकम का सोर्स मिल रहा है। साथ ही साथ आप इसके अंदर एक बार में फुल पेमेंट भी कर देते हैं, या फिर अगर नहीं कर पाते तो आपको लोन का भी बेनिफिट मिल जाता है। आप 20% या 30% डाउन पेमेंट के साथ बाकी 70% 80% आप लोन ले लेते हैं ईएमआई के थ्रू। वो जो ईएमआई है वो आप रेंट के वाले अमाउंट का यूज़ कर लेते हैं उसको फुलफिल करने के लिए। पर दोस्तों इस मेथड के अंदर बहुत सारे कुछ कमियां भी है, जैसे कि हम लोग रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो रेंटल यील्ड होती है, यानी कि आपको जो अर्निंग आ रही है रेंट के थ्रू, वो ज़्यादा नहीं होती है। यानी कि जनरली जो है वो 2 से 4%, या बहुत अच्छी जगह मिल गई आपको प्रॉपर्टी तो आपको हो सकता है 5% मिल जाए। रेंटल यील्ड मतलब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपकी जो घर की वैल्यू है उसका कितना परसेंट आपको एनुअली मिल रहा है। अगर मान लीजिए आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपये है, आपको साल भर में टोटल मान लीजिए 4,20,000 रुपये मिल रहा है, 4,20,000, जबकि आपके घर की वैल्यू कितनी है 1 करोड़ रुपये, यानी कि आपका जो रेंटल यील्ड बनेगा वो 4.2% का बनेगा, जो कि जनरली इतनी ही होती है। हाँ, ये बात भी सच है कि आपका जो हर साल कैपिटल एप्रिसिएशन भी होता है 5% 6% के आसपास का, यानी कि आपने जो भी प्रॉपर्टी ली है उसकी हर साल कुछ वैल्यू भी इंक्रीज़ होती है, जो कि फ्यूचर में अगर उसे सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। जबकि अगर हम लोग दूसरे मेथड की बात करें जो कि हमारा है कमर्शियल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना, यानी कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट है रेजिडेंशियल यानी रहने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये किया जा रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, यानी कि आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक प्रॉपर्टी के अंदर, यानी कि वो ऑफिस स्पेस हो सकता है या कोई रिटेल आउटलेट हो सकता है या कोई वेयर हाउस। यानी कि आपने जो भी प्रॉपर्टी परचेज़ की है ये वो आप यूज़ करने वाले हैं एक टेनेंट को देने के लिए, यानी किराएदार को देने के लिए। लेकिन वो जो किराएदार है यानी वो इंडिविजुअल नहीं है, वो एक कंपनी हो सकती है, वो फर्म हो सकती है। यानी कि उस प्रॉपर्टी का जो ऑब्जेक्टिव है वो है वहाँ से प्रॉफिट कमाना, यानी कि वो जो प्रॉपर्टी है वो रहने के लिए यूज़ नहीं होगी, वो यूज़ होगी बिजनेस पर्सपेक्टिव के लिए। अब जब भी बिजनेस की बात आती है यानी कि वहाँ पर आपको थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है, और वहाँ पर लेकिन रिटर्न भी है वो बनने के जो चांसेस है वो भी हायर हो जाते हैं। अब क्योंकि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जो है आप बिजनेसेस को देने वाले हैं यूज़ करने के लिए, तो आप उनसे हायर रेंट जो है वो चार्ज कर सकते हैं। इसलिए जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज होती है उनके अंदर जो रेंटल यील्ड होता है वो एज़ कम्पेयर टू हमारा रेजिडेंशियल यानी जो अपने फर्स्ट मेथड देखा था उससे ज़्यादा ही होता है, जो कि हमारा लगभग 5 to 8% के बीच का होता है। अगर आपको कोई बढ़िया जगह पर प्रॉपर्टी मिल जाती है तो हो सकता है वो 8% के आसपास या 9% के आसपास भी चला जाए। अगर हम बात करें कमर्शियल प्रॉपर्टी की डिमांड की, तो जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड तो बढ़ रही है, साथ ही साथ तो जैसे हमारी जो कंट्री है वो भी डेवलपिंग कंट्री है, वो स्लोली हमारा डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रही है। ऐसा मूव करने के लिए देश को चाहिए बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे बिजनेसेस। अभी जो बिजनेसेस हैं, स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, इनको चाहिए होता है एक प्रॉपर्टी जहाँ पर ये अपना रन कर सके अपने बिजनेस को। यानी कि सेक्टर के अंदर यानी कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर अगर हम लोग डिमांड और ग्रोथ की बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ साथ इसके अंदर आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी आप किसी बिजनेस के साथ डील करते हैं आप, यानी कि आप जब प्रॉपर्टी को आप उसे हैंड ओवर करते हैं यानी आप पोजीशन देते हैं, तो एक लीज एग्रीमेंट होती है जो कि यूजुअली मोर देन अ ईयर होती है, जबकि हमारे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर ज़्यादातर जो लीज एग्रीमेंट होती है वो 11 मंथ की होती है। हालांकि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर जो लीज एग्रीमेंट हो रहा है, लीज एग्रीमेंट मतलब कि एग्रीमेंट होता है टेनेंट और प्रॉपर्टी का जो ऑनर है उनके बीच में एग्रीमेंट होती है कि वो जो टेनेंट है वो कितने समय तक वहाँ पर रह सकता है, और जो भी रहने का आपको किराया है वो पे करता रहना पड़ेगा ऑनर को। तो जनरली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होता है उसके अंदर जो ऑनर होता है वो जानबूझ के 11 मंथ का ही बनाते हैं, क्योंकि अगर आप 11 मंथ से ज़्यादा का अगर रेंट एग्रीमेंट बनाते हैं तो आपको उसे रजिस्टर कराना पड़ता है। साथ ही साथ बहुत सारे लीगल लॉज को हमें कंपाइल करना पड़ता है। इसलिए जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के जो ऑनर होते हैं वो जानबूझ के जो उनका जो लीज एग्रीमेंट का जो पीरियड होता है वो 11 मंथ को सेट करते हैं, और वो चाहे तो उसे बार बार रिन्यू करते रहते हैं, यानी कि 11 मंथ बाद वो दोबारा 11 मंथ का बना देते हैं, पर वो एक बार में मोर देन 11 मंथ का नहीं बनाते हैं। अब इसके बेनिफिट तो साथ साथ नुकसान भी होता है कि हो सकता है वो जो टेनेंट है वो उस हाउस को या उस प्रॉपर्टी को जो भी आपने रेंट पे दे रखा है उसको वो लीव कर दे, यानी छोड़ दे उसे, क्योंकि आपकी एग्रीमेंट सिर्फ 11 मंथ की है। आप यानी कि 11 मंथ तक आप अश्योर हैं कि वो प्रॉपर्टी तो आपने दे रखी है, यानी 11 मंथ तक तो आपको रेंट मिलता रहेगा, पर फिर 11th मंथ बाद क्या वो दोबारा रिन्यू हो पाएगा या फिर नहीं, इसी को गारंटी नहीं होती है। पर वही अगर हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो यहाँ पर जो लीज एग्रीमेंट होती है वो हमेशा ज़्यादा लंबी पीरियड के लिए होती है, क्योंकि बिजनेस जो है वो एक लंबे टाइम तक के लिए करंट एग्रीमेंट को फिक्स कर लेते हैं, जिससे कि वो फ्यूचर में जो हायर प्राइस इंक्रीज होंगे रेंट के उससे वो अवॉइड कर सके, यानी कि फ्यूचर में रेंट जो है वो ज़्यादा ना बढ़ जाए, इसलिए वो पहले ही एग्रीमेंट कर लेते हैं एक लंबे पीरियड के लिए, जो यूजुअली 4 साल 5 साल या डिपेंड कर सकते हैं ऑनर के ऊपर और जो भी कंपनी है उसके ऊपर कि वो लीज एग्रीमेंट कितने टाइम का बनाना चाहेंगे। अब कमर्शियल प्रॉपर्टी के अंदर भी अगर मोर देन 1 ईयर का पीरियड के लिए अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करना पड़ता है। और जनरली जो भी इन्वेस्टर अगर एक कमर्शियल प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करता है तो वो इन सब चीज़ों के लिए पहले से तैयार होता है।
उसके पास अच्छी खासी नॉलेज, या फिर वो किसी एक अथॉरिटी को हायर कर लेता है जो कि इन सब में उसकी हेल्प करता है। कई बार तो जो लोग कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं वो एक कंपनी को, एक एसोसिएशन को, वो ट्रस्ट को वो हैंड ओवर कर देते हैं कि वो उस प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे, वो उस प्रॉपर्टी से अर्निंग करेंगे और जो भी रिटर्न वो जनरेट करते हैं वो फिर ऑनर को ट्रांसफर हो जाता है। तो ये तो हमने सारे बेनिफिट्स की बात कर ली कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के, पर इसके अलावा बहुत सारे कॉन्स यानी कि बहुत सारे डिसएडवांटेज भी है कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के, जिसमें सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इसके अंदर हाई रेंटल कॉस्ट होता है, यानी कि आपको रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थोड़े कम वैल्यू को भी मिल सकते हैं और कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं। 50 लाख से लेकर 5 करोड़ एंड अबव तक चलते रहते हैं। यानी कि यूजुअली जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होते हैं वो थोड़े सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी कमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल जो है वो थोड़े महंगे होते हैं, पर आपको यहाँ रेंटल यील्ड भी मिलने का ज़्यादा चांस होता है। तो दोनों की अपने अपने बेनिफिट है कि आप किस पीरियड के अंदर आता है, आपके पास कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ये डिसाइड करता है कि आप किस तरफ आपको जाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम तीसरे और सबसे बेस्ट मेथड की बात करने वाले हैं, जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बहुत ही कम अमाउंट के साथ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी ऑफ स्केल देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों REITs के बारे में, यानी कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। मैं इसको आपको बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एक कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर ने थोड़े थोड़े पैसे इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं, और वो जो कंपनी है वो क्या करती है, प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हैं और उन प्रॉपर्टीज़ से वो रेंट या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू अर्निंग करती हैं। और वो जो भी कमाती है, वो जो कमाने के बाद जो प्रॉफिट उसका बना, वो डिविडेंड के रूप में उन इन्वेस्टर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है जिन्होंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। अब यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था वो हमारे तरह इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करा उस कंपनीज के अंदर। और वो कंपनी जो है एक्चुअली यहाँ पे कंपनी नहीं, वो REIT होती है, यानी कि वो ट्रस्ट होती है एक, जिसको हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बोलते हैं। और वो REIT जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और वहाँ से रेंटल यील्ड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के थ्रू जो भी अर्निंग करती है वो डिविडेंड के रूप में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है अपने इन्वेस्टर्स को, यानी हमको, जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस REIT के अंदर। तो अगर हम लोग कुछ मोस्ट पॉपुलर इंडिया के REITs की बात करें तो एम्बेसी ऑफिस पार्क REIT, माइंड स्पेस REIT, ब्रुकफील्ड इंडिया REIT, या इसके अलावा हम लोग FOF के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिनके यूनिट्स बहुत ही ज़्यादा सस्ते होते हैं। ये एक तरह से म्यूचुअल फंड्स की तरह ही काम कर रहे हैं। इन REITs की पूरी सुपरविजन, रेगुलेशन और मॉनिटरिंग जो है वो हमारी SEBI यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही करती है, यानी काफ़ी ज़्यादा सेफ भी होते हैं ये। साथ ही साथ इनके यूनिट्स जो होते हैं वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होते हैं और परचेज कर सकते हैं यूनिट्स को। आप जितना ज़्यादा यूनिट्स को परचेज करेंगे तो आपको उतना ही ज़्यादा अर्निंग जो भी कंपनी कमा रही होगी रेंट के रूप में, वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको पास ऑन होगा। इसके अलावा जो भी आपके यूनिट आपने जो परचेस करा है उसकी जब भी प्राइस बढ़ेगी उससे आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा। और अगर प्रॉपर्टी की भी कैपिटल एप्रिसिएशन होती है, यानी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है, तो वो रिफ्लेक्ट होती है यूजुअली यूनिट प्राइस के अंदर। उसका मतलब आपको कहीं ना कहीं कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिल जाता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी अर्निंग कमा रही है कंपनी रेंट के फॉर्म में, वो कंपनी को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है REIT के अंदर। हालांकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आपको कोई भी प्रॉपर्टी टेंजिबल आपको असाइन नहीं होती है, आप उसके ऑनर नहीं होते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ उस ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है जो कि प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, तो आप इनडायरेक्टली ऑनर बने हैं एक तरीके से, पर आप डायरेक्टली कोई प्रॉपर्टी आपके हाथ में नहीं होती है जिसको आप बेच सके या फिर जाके आप रह सके, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ उसका रिटर्न मिलने वाला है जो कि डिविडेंड के फॉर्म में होगा। पर ये दोस्तों साथ साथ एक बहुत बढ़िया बेनिफिट भी होता है बहुत सारे लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टीज़ को हैंडल नहीं कर सकते हैं या फिर जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा कम होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर वो चाहते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर उनका कुछ पोर्टफोलियो जो है वो बना रहे। पर जिनके पास एक अच्छा खासा अमाउंट है वो यहाँ पे REITs में ना जा करके वो कमर्शियल या रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली जितने भी हम मेथड के अब तक बात कर चुके हैं वो सभी की अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपका पोर्टफोलियो किस तरह का बनाना चाहते हैं, आप किस तरह इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं चौथा मेथड जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि हमारा डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है एक लैंड के ऊपर, यानी एक प्लॉट लेते हैं हम लोग जिसके ऊपर यूजुअली कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ रहता, यानी कि आप एक रॉ लैंड पूरा खरीद रहे हैं और उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है, तो इसका मतलब उसकी प्राइस जो है वो यूजुअली हमारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और कमर्शियल प्रॉपर्टी से थोड़ी सस्ती होती है। और अगर हम लोग डायरेक्टली लैंड परचेस कर रहे हैं या फिर कोई प्लॉट परचेस कर रहे हैं और अगर वो Tier 2 या Tier 3 सिटी है तो उसके अंदर ये और भी हमें सस्ते में मिल जाता है। सस्ते का मतलब ये कि रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कम कीमत में मिलता है। हालांकि कम होने के बाद भी इसका जो इन्वेस्टमेंट का रेंज है वो 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच में रहता है, डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। जैसे कि आपको मैंने बताया कि अगर वो सिटी जो है वो Tier 2 या Tier 3 है, यानी कि वो अभी डेवलपिंग है या फिर ज़्यादा भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड नहीं हुए हैं, तो वहाँ पे आपको यूजुअली कम में मिल जाते हैं। अब इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से सस्ते होते हैं।
हालांकि REIT से तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, पर क्योंकि REITs के अंदर आपको ऑनरशिप नहीं मिल रही थी डायरेक्टली, पर यहाँ पर आपको डायरेक्ट एक पूरा लैंड की ऑनरशिप मिल जाती है, यानी कि आप उसके मालिक होते हैं। अब हम लोग कुछ नुकसान की बात करें इसकी, तो क्योंकि आपको जो लैंड मिला है वो एक रॉ है बिल्कुल, वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हो रखा है, मतलब वहाँ पे कुछ भी रहने लायक अभी नहीं बना है। तो इसका ड्रॉबैक ये है कि फिर आप कुछ रेंट का चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रहने के लिए यहाँ पे कुछ घर नहीं बनाया है, या कोई अगर कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना था तो वहाँ पे अभी कुछ बिल्ड नहीं हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, तो आप उसे एक रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पज़ के लिए आसानी से नहीं दे पाएंगे। हालांकि इसका और भी बहुत सारे बेनिफिट ये है कि आप हो सकता है उस प्रॉपर्टी को एज अ एग्रीकल्चर के लिए आप यूज़ कर लें। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करते हैं तो उसके भी बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि आपको टैक्सेशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है अगर आप एग्रीकल्चर इनकम जनरेट करते हैं, या फिर आप ऐसे कंपनीज़ को दे सकते हैं जो वहाँ पर एग्रीकल्चर कर लें, तो वहाँ से भी आप एक तरह से रेंट ही बना पाएंगे अगर उस कंपनी को आप अपना लैंड दे रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप फ्यूचर में उस जो भी लैंड है उसका आप कभी सेल आउट करते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी आपको मिलता है। पर दोस्तों, अगर आप उस प्रॉपर्टी को जो भी आपने लैंड लिया है अगर आप किसी को दे नहीं पाते हैं, यानी आप उसे रेंट में किसी कंपनी को नहीं दे पाते हैं, या फिर आप उसका खुद भी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो वो जब तक प्लॉट खाली पड़ा रहेगा तब तक के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी लॉस कंटिन्यूसली होती रहेगी। और फिर अगर आप मान लीजिए 4-5 सालों से आप बेचते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एप्रिसिएशन ही मिलेगा, रेंटल जो आपको मिलनी चाहिए इनकम वो सारी आपकी स्किप हो जाएगी। इसलिए आप कोई लैंड या फिर प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पहले से स्टार्टिंग में पूरी प्री प्लान करनी होगी कि आप उसका कैसे यूज़ करने वाले हैं, या फिर उससे आप कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव लेके चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप उस प्लॉट का यूज़ रहने के लिए नहीं करने वाले हैं। अगर आप रहने के लिए करने वाले हैं तो आप फिर प्रॉफिट्स की या फिर ये सब चीज़ों की आप बारे में ना सोचें। अगर आपको रहने के लिए प्लॉट चाहिए तो फिर आप प्लॉट ले या फिर कोई लैंड ले, उसको आप धीरे धीरे वहाँ पे अपना घर बिल्ड करें, तो वो बात अलग है। वहाँ पे हम प्रॉफिट की बात नहीं करते हैं, क्योंकि रहने का पर्सपेक्टिव अलग हो जाता है और एक इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। तो इन्वेस्टमेंट के दौरान हमें पूरी एनालिसिस करनी पड़ती है, हमें यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट यूज़ करना पड़ता है। जबकि अगर हम लोग रहने के लिए बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे इमोशंस आ जाते हैं बहुत सारे, और इन इमोशंस के सामने हम पैसे नहीं देखते हैं या फिर हम लोग कुछ अर्निंग नहीं देखते हैं। वहाँ पे हम बात करते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ को वहाँ पर एक वेल बेस्ड तरीके से इस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम एक और अंदर मेथड की बात करते हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है हमारा फ्रैक्शनल ओनरशिप। ये तो इनका जो थोड़ा मॉडल है वो REITs की तरह काम करता है। जैसे REITs के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर मिलते हैं और एक ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और वो ट्रस्ट प्रॉपर्टीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, और फिर जो भी प्रॉफिट होता है या फिर जो भी अर्निंग होती है वो डिविडेंड के फॉर्म में इन्वेस्टर को देता है। यहाँ पर भी सिमिलरली काम हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर जो इन्वेस्टर होते हैं वो बहुत कम होता है, यानी 5 लोग 10 लोग इतने ही इन्वेस्टर्स होते हैं। जबकि REITs के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं। इमेजिन करिए कि 5 लोग मिल करके एक प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, क्योंकि वो 5 लोग अकेले उस प्रॉपर्टी को परचेज नहीं कर पा रहे थे, अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ थी। अब 5 लोग आए हैं जो कि 20-20 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मिल करके वो 1 करोड़ रुपए बना रहे हैं, यानी सभी के पास ऑनरशिप जो है वो 20-20% की हो जाएगी डिवाइड। अब उस प्रॉपर्टी से जो भी अर्निंग होगी रेंट के फॉर्म में या फिर जो भी कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो उसी ऑनरशिप के प्रपोर्शन में डिवाइड कर दिया जाएगा उन्हीं 5 लोगों के बीच में। इससे बेनिफिट ये होता है कि आप एक अच्छी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाते हैं जो कि आप अकेला अफोर्डेबल नहीं कर पा रहे थे, तो आपने कुछ ग्रुप में लोगों के साथ मिलकर अफोर्ड कर लिया और उसको परचेज कर लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मान लीजिए आप तो तैयार थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, पर आपको 4 लोग और नहीं मिल रहे थे, या 10 लोग कर रहे थे इन्वेस्टमेंट तो 9 लोग और नहीं थे। आप तो थे लेकिन बाकी लोग तैयार नहीं थे, तो आप और लोगों को कैसे फाइंड आउट करेंगे जो आपके साथ मिल करके परचेज करें। और फिर हो सकता है कि आप एक अनजान व्यक्ति के साथ इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं होगा उनके साथ कि आप इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आते हैं FOPs, यानी FOPs मतलब फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म्स। कुछ प्लेटफॉर्म जैसे कि स्ट्रेटा, मायर कैपिटल एंड प्रोशेयर, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको हम FOPs बोलते हैं, फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म। ये फ्रैक्शनल ओनरशिप जो प्लेटफॉर्म होते हैं, जो FOPs होते हैं, ये आप ही की तरह और भी इन्वेस्टर को फाइंड आउट करते हैं और आप लोगों का ग्रुप क्रिएट करते हैं। जो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और उनका ग्रुप बनाया जाता है, ये जेन्युइन पर्सन को ही फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद ये फॉर्म करते हैं SPV यानी स्पेशल पर्पस व्हीकल, एक कंपनी फॉर्म करते हैं जिसके अंदर आप 5 लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑनरशिप लेते हैं, और वो कंपनी जो है वो इन्वेस्ट करती है प्रॉपर्टीज़ के अंदर, और उस प्रॉपर्टी से जो भी आपका रेंट जनरेट होगा या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन होगा वो उस कंपनी के पास आता है, और वो कंपनी जो है डिवाइड कर देती है जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग। आप चाहे तो ईजिली आप एग्जिट भी ले सकते हैं। FOP जो है वो ऐसा बेनिफिट प्रोवाइड कराती हैं, यानी ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके पास काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। तो आप मान लीजिए आपके पास जो 20% का हिस्सा था, आप जो मालिक थे, आप चाहते हैं कि आप उसको सेल आउट कर दें, अब आप इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दें, तो उनके पास ऑप्शन होता है कि आप किसी थर्ड पार्टी को आप सेल कर देंगे उनकी मदद से, जिससे आपकी एग्जिट भी हो जाएगी और फिर वो वहाँ पे एंट्री ले लेगा, मतलब वहाँ पे इन्वेस्टर मेंटेन रहेंगे, आपकी एग्जिट भी हो गई है। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप कुछ इस तरह से काम करता है।
तो जनरली ये जो इन्वेस्टमेंट के जो वेज है ये थोड़े काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे इंश्योरेंस के अंदर भी बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, तो वो यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान जैसे यूलिप जैसे प्लान परचेज कर लेते हैं। ऐसे कुछ लोग जो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो EIF यानी अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड को यूज़ करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ऐसा लोग जनरली तभी करते हैं जिनके पास हायर कैपिटल होता है, वो बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास है जिससे वो चाहते हैं उससे ज़्यादा अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पाएँ। तो दोस्तों बेसिकली मैंने इस वीडियो के अंदर ये 5 डिफरेंट मेथड्स हैं जिसके थ्रू आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो मैंने मेथड कवर करे हैं। इनको मैंने डिटेल में बताया, पर फिर भी ये अभी भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक्स है। यानी इन पाँचों मेथड के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको और भी डीप डाइव करना पड़ेगा, इसके अंदर एनालिसिस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग इसके लिए या तो ब्रोकर हायर कर लेते हैं, यानी कि वो एक एजेंट को पकड़ लेते हैं जो कि वो हेल्प करते हैं सब चीज़ों के अंदर, या फिर कुछ लोग होते हैं जो इस चीज़ से खुद ही एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो आपको अगर खुद से कर रहे हैं तो आपको और ज़्यादा डीप डाइव करना पड़ेगा। और अगर आप किसी एजेंट या फिर किसी कंपनी की हेल्प लेते हैं तो आपके लिए वैसे ज़्यादा आसान हो जाता है चीज़ें को हैंडल करना, पर आपको फिर इसके लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी बेयर करने पड़ते हैं। तो दोस्तों रियल एनालिसिस सीरीज़ जो अभी ये कंटिन्यू है। अभी हम सेकंड वीडियो हमने इस वीडियो के अंदर समझा कि वो डिफरेंट क्या मेथड्स हो सकते हैं जिससे आप रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं, उनके क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने समझे। पर दोस्तों ये भी सीरीज़ खत्म नहीं हुई है, अभी हम लोग नेक्स्ट थर्ड पार्ट में मिलेंगे जिस वीडियो के अंदर हम लोग रियल एनालिसिस सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।